हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज हम क्या करेंगे? आज हम ना डिस्कस करेंगे कि रेशो का इंक्रीज डिक्रीज कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे। किसी भी रेशो में पूछा जा सकता है। हम जो आज हम करेंगे करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो का इंक्रीज या डिक्रीज पता करना। ठीक है, ऐसे डेट इक्विटी में पूछा जा सकता है, प्रोप्राइटरी में पूछा जा सकता है, किसी भी रेशो में पूछा जा सकता है। हम आज इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ली हैं, इनमें से हम कुछ ट्रांजैक्शंस आज करेंगे, आज की वीडियो में करेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या करा, अभी हमने अपने क्वेश्चन में, क्योंकि जब इंक्रीज डिक्रीज करना है तो हमें रेशियो गिवन होती है कि ये रेशियो इतनी है इस समय। मैंने लिया कि करंट रेशियो जो है वो 2:1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है रेशियो जो भी होगी, और लिक्विड रेशियो 1.5:1 है। ये हमने क्वेश्चन में लिया। हम कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है और इनसे हम पता करते हैं कि इन रेशियोज में क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता दूं जिनका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जिस रेशियो का इंक्रीज या डिक्रीज आप पता करना चाहते हैं ना, पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कॉर्नर में, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्वेश्चन में पता करने के लिए कुछ इमेजिनरी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। और वो जो इमेजिनरी वैल्यूज लेनी है वो उसी रेशो में लेना जो रेशो हमको गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे करंट रेशो 2:1 गिवन है ना, तो मैं क्या ले सकती हूँ? मैं 2000 और 1000 ले सकती हूँ। मैं 20,000 10,000 ले, 2 लाख 1 लाख ले, कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो। फिर वो ट्रांजैक्शन में कुछ आपको फिर आगे इमेजिनरी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, उससे हम इंक्रीज या डिक्रीज पता करेंगे। देखिए कैसे, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, कि आप उसी ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे और देखोगे कि उस ट्रांजैक्शन से क्या बढ़ रहा है या क्या कम हो रहा है। हाँ, वो उसके अंदर आता है कि नहीं, ये सब पता होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये करने के लिए सबसे पहले आपको रेशो कैलकुलेट करनी आनी जरूरी है। जैसे मैंने इसमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो दिए ना, तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पता हो, वो कैलकुलेट करनी आती हो। हमने अपने वीडियोस डाले हैं जिसमें हमने कैलकुलेशन सिखाई है, अगर आपने नहीं देखी ना तो एक बार देख लेना। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी एक बार कह दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली ट्रांजैक्शन ली, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हाँ, अमाउंट नहीं गिवन है, हम कोई अपने अंदाजे से ले लेंगे। जब आप अपने अंदाजे से अमाउंट लेते हो ना, तो आपको ये याद रखना है, जैसे करंट रेशो मैं ले रही हूँ, तो मैंने ली करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने मान लो ले ली 2000 और 1000। ये मैंने करंट एसेट्स और लायबिलिटीज ले ली 2000 1000। अब क्वेश्चन कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचे, कितने के बेचे? मैं अंदाजा से ले लूं 500 रुपए। मैंने कैसे 500 लिया? हम ना नॉर्मली ऐसा अमाउंट लेते हैं जो कंफर्टेबली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए और आंसर ना जीरो में ना आए, ये ध्यान रखना। तो मैंने मान लिया कि मैंने 500 रुपए के गुड्स बेचे। अब आपने 500 रुपए के गुड्स फॉर कैश बेचे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ा? पहला इफेक्ट सोचना है आपको, गुड्स हमारे कम हो गए, है ना, और कैश हमारा बढ़ गया। अब आपको ये सोचना है कि क्या ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का हिस्सा है? इनमें जो चीजें हैं, मैंने क्या कहा पहले, गुड्स हमारे कम हो गए, क्या वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज का हिस्सा है? तो हाँ दोस्तों, हमें पता है कि गुड्स जो है करंट एसेट्स का हिस्सा है। अगर गुड्स करंट एसेट्स का हिस्सा है तो गुड्स कम हो गए, तो 500 रुपए मैंने करंट एसेट्स में से कम कर दिया। मैंने 500 इमेजिनरी वैल्यू ली है ना। ठीक है, अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा भाई? दूसरा इफेक्ट ये पड़ा कि कैश हमारा बढ़ गया। गुड्स बेचोगे तो कैश आएगा ना, कैश हमारा बढ़ गया। अगर कैश हमारा बढ़ गया तो मैं इसको कैश में प्लस भी कर दूं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या असर पड़ा। 500 न्यूमरेटर में से कम हो गए, 500 बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि वही वैल्यू रह गई, 2000 और 1000, है ना, 2000 और 1000 रह गई। यानी कहने का मतलब है फिर रेशियो 2:1 आ गई। पुरानी रेशियो कितनी थी जो क्वेश्चन में गिवन है? 2:1। अभी कितनी है? 2:1, मतलब सेम है, यानी कि क्या आया आंसर? आंसर आया नो चेंज। ठीक है, चलो इसको दूसरे में टेस्ट करते हैं। लिक्विड रेशियो में हमने क्या किया? नंबर 1, पहले मैंने वही अब की बार जो मुझे वैल्यूज लेनी है ना, क्योंकि रेशियो 1.5:1 है ना, तो मैं ऐसे ले लूं 1500 और 1000। मैंने कहा ना कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इस तरीके से लेना कि कैलकुलेशन आसान हो जाए और कंफर्टेबली आप प्लस माइनस वगैरह कर सको
और उसी वही लेना, वही रेशो जिस रेशो में गिवन है। जैसे 1.5:1 है तो मैंने 1500 1000 लिया। जब यहाँ पर 2:1 गिवन थी तो मैंने 2000 1000 लिया। ठीक है, चलो मैंने माना कि 500 रुपए के गुड्स बेचे। भाई 500 के गुड्स बेचे, पहला इफेक्ट क्या पड़ा, गुड्स हमारे कम हो गए। तो अब सोचो ना कि गुड्स जो हैं क्या वो लिक्विड एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा हैं? देखो दोस्तों, गुड्स हमारे करंट एसेट्स तो हैं, गुड्स माने क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा हो गया ना, करंट एसेट्स तो हैं, तो मैंने कम करा था, लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं है। क्या होते हैं लिक्विड एसेट्स? भाई लिक्विड एसेट्स वो होते हैं कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो गुड्स क्या कहते हैं, बाय डेफिनेशन कहते हैं हो तो जाएंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है ना, वो करंट तो है पर लिक्विड नहीं है। करंट क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं हो जाएंगे, लेकिन लिक्विड का मतलब पक्का हो जाएंगे नहीं भाई, श्योरिटी नहीं है। डेटर्स करंट लिक्विड है, बीआर लिक्विड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो हाईली लिक्विड है ही है, लेकिन इन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंटरी ये दो करंट तो है पर लिक्विड नहीं है। तो हमारे गुड्स कम हो गए, लेकिन ना तो वो लिक्विड एसेट्स का हिस्सा ना करंट लायबिलिटीज का हिस्सा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा भाई? दूसरा इफेक्ट ये पड़ा कि कैश हमारा बढ़ गया 500 का। हाँ, कैश हमारा इसका हिस्सा है। अब रेशो क्या बन गई? अब बन गई 2000 और 1000। क्या थी पहले? 1.5:1। अब कितनी हो गई? अब हो गई 2:1। तो रेशो क्या हो गया? रेशो हमारी बढ़ गई। तो ये मैंने लिख दिया इंक्रीज। देखो दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लेना, वहां पर इसका फर्क, इसमें करंट रेशो में नो चेंज में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज में आ रहा है। तो ये चीज तो समझनी पड़ेगी आपको, है ना, आपको उसका इफेक्ट समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो मैं बी पार्ट करूं। 2000 और 1000 मैंने इमेजिनरी वैल्यूज ले ली हैं, मैं ले लेती हूँ 2000 और 1000 है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, चलो मान लेते हैं कि हमने 500 रुपए के गुड्स जो है क्रेडिट में खरीदे। हाँ, ऑन क्रेडिट। सोचो भाई पहला असर क्या पड़ा? जब आपने गुड्स खरीदे क्रेडिट में तो पहला इफेक्ट ये पड़ा कि गुड्स हमारे बढ़ गए। गुड्स करंट एसेट्स है तो मैंने करंट एसेट बढ़ा दिया है। उसके बाद ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीद रहे हो आप। क्रेडिट में खरीदने का क्या मतलब है? क्रेडिट में खरीदने का मतलब है कि हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, और क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 2500 अपॉन 1500, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25 अपॉन 15 यानी कि 5 अपॉन 3, और मैं सॉल्व करूं 1.6:1। ठीक है ना, रेशो हमारी कम हो गई। ये मत कहना कि सेम चीज ऊपर प्लस हुई है सेम चीज नीचे माइनस हुई है तो चेंज नहीं आएगा, नहीं नहीं, कैलकुलेट करके देखने से आंसर बताना। तो रेशो हमारी क्या हो गई? रेशो हमारी हो गई डिक्रीज। ठीक है, चलो अब इसका इफेक्ट चेक करें कि लिक्विड रेशो में क्या आता है। भाई मैंने वैल्यूज ले ली 1500 और 1000। क्यों ले रही हूँ मैं 1500 1000? क्योंकि रेशो 1.5:1 है, यहाँ मैंने 2000 1000 ली, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। चलो मैंने माना कि 500 रुपए के गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदे, पहला असर क्या पड़ा? गुड्स बढ़ गए, लेकिन गुड्स तो लिक्विड एसेट्स नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स बढ़ गए, हाँ क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी का हिस्सा है 500। अब क्या रेशो आ गई? ये आ गई 1500 अपॉन 1500, यानी कि 1:1। पहले कितनी थी? 1.5:1। तो रेशो हमारी क्या हो गई? रेशो हमारी हो गई डिक्रीज। तो दोनों में डिक्रीज आया, लेकिन ये नहीं समझना कि दोनों में सेम आएगा, आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹30,000 वर सोल्ड फॉर ₹38,000। देखो दोस्तों, इसमें ना वैल्यूज गिवन है, इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। अब की बार जो आपने वैल्यू ले ली, जैसे मैंने 2000 1000 लिए हैं, अब 2000 1000 मत लेना। हम अगर वैल्यूज गिवन हो ना तो इस टाइप की वैल्यूज लेते हैं कि जिनमें प्लस माइनस आसान हो, मल्टीप्लाई डिवाइड आसान हो। क्योंकि अगर मैंने 38,000 में 30,000 में 2000 1000 करा तो 39 आ सकता है, कुछ आ सकता है, तो ऐसी ना लो, थोड़ी सी कंफर्टेबली वैल्यूज लो, है ना। जो अगर वैल्यूज गिवन है तो अप्रोक्सीमेटली उसका डबल ट्रिपल करके वैल्यूज लो तो आसान होती है। मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे 2:1 की रेशो चाहिए ना, तो मैं दिस टाइम आई विल टेक 2:1 है, तो मैं ऐसे कर लूँ कि 1,50,000 और 50,000 ले लूँ।
1 लाख और 50,000। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप 2 लाख 1 लाख भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 लाख 1 लाख भी ले सकते हो। अब मैंने ये ली है, हम कोशिश करते हैं कि ताकि आसानी से कुछ प्लस माइनस वगैरह हो जाए। ठीक है, चलो 50,000 1 लाख, 30,000 के गुड्स 38,000 में बेचे कैश में। पहला असर क्या पड़ा? पहला असर, गुड्स आप बेच रहे हो, गुड्स कम हुए। कितने के कम हुए? 30 के गुड्स 38 में बेचे, गुड्स कम हुए। कितने के कम हो गए? गुड्स कम हो गए हमारे 30,000 के। ठीक है ना? अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में, चेक करें। वैसे दे कुछ नहीं रखा तो मैंने मान लिया कि कैश में है। आप क्रेडिट में भी अज्यूम कर सकते हो तो डेटर्स मान लेना। वैसे नॉर्मली हम यही कहते हैं ना, अगर कैश क्रेडिट ना मेंशन कराओ और नाम गिवन हो किसी का तो हम उसको क्रेडिट में मानते हैं, नहीं तो कैश में मानो। बट आप कैश में भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, या क्रेडिट में लोगे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने माना कि कैश में बेचे, कैश में बेचे तो क्या असर पड़ा? कैश हमारा बढ़ गया। कितने का बढ़ गया? 38,000 का बढ़ गया। अगर आप क्रेडिट मानोगे तो भी तो डेटर्स ही आएंगे, और डेटर्स भी तो हमारी लिक्विड एसेट्स का हिस्सा है ना, और करंट एसेट्स का भी हिस्सा है। चलो सॉल्व करो, 30 माइनस हो रहा है, 38 प्लस हो रहा है। लाइबिलिटीज में तो कोई असर नहीं पड़ा, तो कुल मिलाकर 1,08,000 है ना, डिवाइडेड बाय 50,000। तो क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, तो असर क्या हुआ? रेशो हमारी हो गई इंक्रीज। हाँ, रेशो हो गई हमारी इंक्रीज। अब मैं जरा यहाँ देखूं, मैं यहाँ देखूं लिक्विड एसेट्स, तो मैं लिक्विड एसेट्स ले लेती हूँ, ऐसे करती हूँ 1,50,000 अपॉन 1 लाख, क्योंकि मुझे 1.5:1 की रेशो में चाहिए जी। 30 के गुड्स 38,000 में बेच रहे हो, पहला इफेक्ट सेम वही बात, गुड्स हमारे कम हो गए, लेकिन गुड्स हमारे लिक्विड एसेट्स का हिस्सा नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया ये वाला इफेक्ट। ना वो लिक्विड एसेट्स है ना वो करंट लाइबिलिटीज है। दूसरा, 38 का कैश बढ़ गया, 38 का कैश बढ़ गया तो लो जी मैंने बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? अब आ गया 1,88,000 अपॉन 1 लाख, यानी कि क्या मतलब है? 1.88:1। रेशो हमारी यहाँ पर भी बढ़ गई, रेशो हमारी यहाँ पर भी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना कि हम किस तरीके से पता कर रहे हैं कि कैसे रेशो का इंक्रीज या डिक्रीज पता करा जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं। मेरे ख्याल ये बेसिक पॉइंट्स आपने सब नोट कर लिए होंगे। आइए वी विल चेक द फोर्थ पार्ट। आज हम इसमें से कुछ पार्ट्स करेंगे, बाकी फिर हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट हम आते हैं इशूड इक्विटी शेयर्स। अमाउंट नहीं दे रखा तो चलो भाई पहले इमेजिनरी वैल्यूज ले ले, ना गिवन हो तो कोई भी ले लो, और अगर वैल्यूज गिवन है तो थोड़ा सा कोशिश करना कि उस तरीके से लो के प्लस माइनस इजी हो जाए। इशूड इक्विटी शेयर, तो चलो मैंने पहले ले लिया, अब की बार मैं 20,000 10,000 ले लूं, 2:1 की रेशो में ले लें, ऐसे भी ले लो। हम मान लेते हैं, चलिए हमने 5,000 रुपए के इक्विटी शेयर इशू करे। पहला इफेक्ट चेक करो, जब आप शेयर इशू करते हो क्या होता है? नंबर 1, व्हाट हैपेंस? कैश आया, या मतलब पैसे बैंक में आए। कितना कैश आया? 5,000 रुपए हमारे बैंक में बढ़ गए। बैंक हमारे करंट एसेट्स है। दूसरा इफेक्ट सोचे, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स, या ये कह लो ओनर की कैपिटल, या ये कह लो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन शेयर कैपिटल ना तो करंट एसेट्स का हिस्सा है ना ही करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा वो इफेक्ट इस रेशो के लिए। कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के ये हुआ हमारा न्यूमिरेटर बढ़ गया, तो न्यूमिरेटर बढ़ने से अब रेशो कितनी बन गई? 2.5:1। तो आंसर क्या आया? आंसर ये आया कि ये रेशो हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है दोस्तों, चलो आइए लिक्विड रेशो में देखते हैं भाई। लिक्विड रेशो मैंने ले ली, चलो मान लो मैं ले लू 15,000 एंड 10,000। ठीक है, 15,000 10,000, 5,000 के शेयर्स इशू करे, क्या असर पड़ा? पहला इफेक्ट, कैश बढ़ा या बैंक बढ़ा? चलिए बढ़ा दीजिए 5,000 पे, लिक्विड एसेट है। फिर वही बात, शेयर कैपिटल बढ़ी, लेकिन शेयर कैपिटल तो इनमें से किसका हिस्सा है ही नहीं। अब क्या हुआ? फिर वही रेशो बढ़ गई हमारी, क्योंकि 20,000 अपॉन 10,000 आ गया, यानी 2:1 हो गई। पहले थी 1.5:1, है ना। बेस रेशो जो गिवन है ना उससे कंपैरिजन करना है आपने, ये मत भूलना। रेशो हमारी यहाँ पर फिर बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख रिडीम्ड। हमारे ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमारा डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख रिडीम। अब इसमें वैल्यू गिवन है
तो फिर अब वैल्यू ऐसे ले लो, मैं ले लूं, चलो इस तरीके से ले लूं, 4 लाख और 2 लाख ले लेते हैं भाई, 4 लाख और 2 लाख, क्योंकि मुझे 2:1 में लेना है। क्यों मैंने लिया अमाउंट को बढ़ाया, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू गिवन है। ऐसे करते हैं कि प्लस माइनस आसान हो जाए, कहीं मैं सीधा 2000 ले लूं, कहीं गलती से उसमें से लाख रुपए मुझे माइनस करना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो इस तरीके से ऐसे वैल्यूज लो, जो वैल्यूज गिवन है उसका डबल ट्रिपल करके ले लिया करो, आसान हो जाता है? चलो 4 लाख 2 लाख ले लिया मैंने। अब के डिबेंचर आपने रिडीम करे, जब आपने रिडीम करे तो पहला इफेक्ट क्या पड़ा भाई, आपने पैसे दिए वापस करे हैं, तो पैसे वापस करे हैं तो हमने 1 लाख रुपए का कैश कम हो गया, जो कि मेरी करंट एसेट है। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा भाई, आपने जब डिबेंचर्स रिडीम करे हैं तो दूसरा इफेक्ट आपका ये पड़ा कि डिबेंचर्स कम हो गए, नॉन करंट लाइबिलिटी कम हुई है, करंट लाइबिलिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना। पर यहाँ दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ ये चीज कहना चाहोगे, अगर आप ये मानते हो कि वो डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी का हिस्सा थे तब तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि भाई डिबेंचर रिडीम करे हैं तो वो हिस्सा जो हम रिडीम करते हैं, है ना, वो हिस्सा जो हम रिडीम करते हैं वो एक तरीके से करंट लाइबिलिटी बन जाता है ना। ये बात समझ रहे हो कि भाई अगर आपको याद हो जब करंट लाइबिलिटीज के हम हेड्स एंड सब हेड्स देखते हैं तो वैसे डिबेंचर को मानते हो आप नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आप ये मानते हो कि इसकी पेमेंट आप कुछ सालों के बाद करोगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं इसका मतलब इनको तो इसी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिडीम हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि करंट लाइबिलिटी में एक हिस्सा आता है हमारा करंट मैच्योरिटीज ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज का वो वाला हिस्सा जो आपने इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिडीम कर देना है वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है, अदर करंट लाइबिलिटी उसका सब हेड होता है। तो मैं ये मान के चलूं कि ये जो है ना हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी थी, सॉरी करंट लाइबिलिटी थी। वैसे मैं आपको दोबारा बता रही हूँ डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है, लेकिन डिबेंचर्स का या ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स का वो हिस्सा जो इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिडीम हो जाना है, रिडीम में पैसे वापस करना हो जाना है, वो करंट बन जाता है। तो फिर अब हम यही मान के चलते हैं कि लाख रुपए हमारी करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो लो मैंने कर दिया। अब क्या असर पड़ा, ये बना 3 लाख अपॉन 1 लाख, यानी कि 3:1, 2:1 पहले थी, तो रेशो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये ना कहना कि लाख रुपए माइनस ऊपर हो रहा है लाख रुपए माइनस नीचे हो रहा है तो सेम आंसर आएगा, नहीं, करके देखना, ठीक है। इधर आइए, यहां मैं ले लू वैल्यूज, ले लेती हूँ 3 लाख और 2 लाख, क्योंकि मुझे किस रेशो में लेना है 1.5:1। सेम असर करते हैं भाई, लाख रुपए का पैसे दिए, बैंक कम हो गया लाख रुपए, ठीक है, लाख रुपए। दूसरा मैंने क्या लिया कि ये फिर वही एज्यूम करा कि भाई पैसे रिडीम करें तो करंट लाइबिलिटी थी, क्योंकि करंट मैच्योरिटीज ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है। लाख रुपए मैंने इसमें से माइनस करे क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी थी। अब ये बन गया 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब कितना असर आ गया, ये बन गए 2:1, पहले कितनी थी 1.5:1, ये रेशो फिर हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये मैंने आज आपको समझाया कि कैसे हम पता करते हैं अगर कुछ वैल्यूज गिवन हो तो, अगर कोई वैल्यूज ना गिवन हो तो हम रेशो का इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं। मैंने आज आपको करंट रेशो लिक्विड रेशो का बताया, ऐसे हम और रेशोज को भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा ख्याल है आपको समझ तो आ गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, पर पहले रेशोज की कैलकुलेशन उनके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से देख लो तभी इसको करना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और साथ में मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी आपने नहीं करा तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो जिसे हमें एक्सप्लेन करना है तो आप अपने डालिए उस रिक्वेस्ट को, हम उसको जरूर देखेंगे, कोशिश करेंगे उन बातों को अपने वीडियोस में इनकॉर्पोरेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन, goodbye all of you.